प्रिय मित्रों नमस्कार। आपका इस ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज से आप लोगों को कक्षा 10 के विज्ञान की एक शाखा या विज्ञान का एक सब्जेक्ट जो आपका भौतिक विज्ञान है उसके 2023 के सेट सॉल्व किए जाएंगे। आज जो पहला सेट है 2023 का सेट नंबर 1 824 ईजे कोड है आपका। इसकी अगर हम लोग बात करें तो पहला जो उपभाग है फिजिक्स के पोर्शन में वो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण में टोटल 6 स्थितियाँ होती हैं। 6 स्थितियों में प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनता है। तो हम 6 स्थितियों की चर्चा तो यहाँ पे नहीं करने वाले, लेकिन एक स्थिति की बात करें, आभासी केवल एक ही स्थिति में आपको प्राप्त होता है जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो। उस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है और आभासी के साथ साथ बड़ा भी बनता है। देखो, आभासी उत्तल दर्पण में भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में बड़ा नहीं छोटा बनता है। तो एक अंतर है इससे आभासी बनने और उससे आभासी बनने में। तो अवतल दर्पण से आभासी बनने में सीधा और बड़ा बनता है, जो कि स्थिति इसमें दी हुई है डी आपकी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो अगर हम पहले विकल्प की बात करें, पहला सवाल जो बहुविकल्पीय का है, पहले का डी होगा। दूसरे में आपसे कह रहा है विकल्प नंबर 2 सवाल नंबर 2, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करना पसंद करेंगे? तो पहला आपसे कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। देखो, इसके विकल्प थोड़ा ध्यान से देखना है भैया। छोटे अक्षरों को आपको बड़ा करना है। किताब में कोई अक्षर व्यक्ति पढ़ रहा है उसको छोटे दिखाई देते हैं, उसको बड़ा करके पढ़ना है। तो उसको बड़ा करके पढ़ने के लिए क्या करेगा? वो बड़ा करने का काम जो अगर कोई करता है, लेटरों को या अक्षरों को बड़ा करने का काम करता है, वो करता है उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस ऐसा उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कम हो। तो इसमें ऐसे उत्तल लेंस, पहली बात तो अवतल लेंस का विकल्प नंबर बी और डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ए और सी में जिसकी फोकस दूरी कम हो, मतलब 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, अर्थात इसमें कहा जाए तो दूसरे में विकल्प नंबर सी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, क्योंकि उत्तल लेंस अक्षरों को बड़ा करने के साथ साथ कम फोकस दूरी का है ये। अगर हम विकल्प नंबर थर्ड में चलें, सवाल नंबर थर्ड में चलें, सवाल नंबर थर्ड में आपसे कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। देखो, अगर फोकस दूरी माइनस में है, फोकस दूरी माइनस अगर हम लोग बात करें, फोकस दूरी माइनस में अगर हम लोग बात करें कि फोकस दूरी आपकी एफ माइनस में हो, माइनस में फोकस दूरी दो ही लेंस की होती है, दो ही चीज़ की होती है। एक तो आपका होता है अवतल दर्पण का, और दूसरा आपका होता है अवतल लेंस का। अवतल दर्पण और अवतल लेंस की जो फोकस दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। अवतल है वो चाहे दर्पण हो चाहे लेंस, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। अगर प्लस की बात करें तो प्लस आपका उत्तल का होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो। दोनों स्थितियों, दोनों की फोकस दूरियां धनात्मक होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक की बात की है तो आपका दोनों अवतल जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका सही होगा, विकल्प नंबर 1 तीसरे क्वेश्चन का। अगर हम चौथे की बात करें, विकल्प नंबर सवाल नंबर 4 जो दिया हुआ है, कह रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। देखो, ये विकल्प जो दे दिया है जनरली काफ़ी कंफ्यूज करता है बच्चों को। देखो, पहला विकल्प तो दिया है कार्निया, दूसरा विकल्प दिया है परितारिका, तीसरा विकल्प दिया है पुतली, चौथा विकल्प दिया है दृष्टिपटल। लड़के ज़्यादातर रेटिना पढ़े होते हैं तो रेटिना खोजते हैं, रेटिना विकल्प में मिलता नहीं है। रेटिना एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है दृष्टिपटल का ही। तो इसकी जो विकल्प नंबर डी है दृष्टिपटल, जो रेटिना ही का दूसरा नाम है, इंग्लिश वर्जन है इसका, हिंदी वर्जन है, वही विकल्प इसमें सही होगा। जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है, विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। तो अगर हम चौथे की बात करें, चौथे का विकल्प नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, पदार्थ समान है, लंबाई भी समान है, मतलब पदार्थ लंबाई तथा द्रव्यमान व्यास तीनों समान है। किसी विद्युत परिपथ पहले श्रेणी क्रम में, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात पूछ रहा है, उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात पूछ रहा है। तो उत्पन्न ऊष्मा के अनुपात की हम लोग बात करें, देखो पहले तो इसको जोड़ा गया है
श्रेणी क्रम में, फिर पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम समांतर क्रम का ही दूसरा नाम है। तो पार्श्व क्रम कहे थे या समांतर क्रम कहे थे, बात एक ही है। तो अगर हम पहली स्थिति की बात करें, अगर श्रेणी क्रम में बात करें, तो श्रेणी क्रम में जो आरएस है, आरएस का मतलब आर मतलब प्रतिरोध, यस का मतलब सीरीज में। तो अगर हम इसकी बात करें तो मान लेते हैं एक तार का प्रतिरोध आर है और दूसरे का भी प्रतिरोध कितना है, आर ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की लंबाई, व्यास सब कुछ सेम है, तो दोनों का प्रतिरोध भी सेम होगा। तो आर एस इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 2R। अगर हम आरपी की बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सबको पता होगा फार्मूला R इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो ये हो जाएगा 1/RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। P का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, R का मतलब रेजिस्टेंस। 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। तो हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2/R, या RP की वैल्यू यहाँ से निकालें तो हो जाएगा R/2। तो RS की वैल्यू ये है, RP की वैल्यू ये है। तो अगर हम इस क्रम में इसको अगर हम देखें तो RS का मान ये है और RP का मान ये है। तो अगर हम इसमें आगे बढ़ें, दूसरी चीज़, लेकिन आपसे कह रहा है कि उत्पन्न उष्माओं का अनुपात पूछ रहा है, उत्पन्न उष्माओं का अनुपात पूछ रहा है। तो उत्पन्न उष्मा या शक्ति की बात करें तो P इक्वल टू V²/R। तो PS का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं और ये RS ले लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है आपके पास, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और दूसरी चीज़ हम लोग देखें अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये हो जाएगा PP इक्वल टू V²/RP। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, चूँकि इन दोनों का रेशियो हमको चाहिए, तो PS/PP इक्वल टू V²/RS इक्वल टू V²/RP। तो V² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा RP/RS। तो RP की वैल्यू हमको पता है, RP की वैल्यू है अपने पास R/2, RP की वैल्यू है R/2 इक्वल टू 2/R, सॉरी अपान 2R। तो ये हो जाएगा आपका R से R कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, या इसको लिख सकते हैं 1:4, जो कि आपका विकल्प नंबर बन रहा है C, विकल्प नंबर C। अगर हम पांचवें विकल्प की बात करें, पांचवें क्वेश्चन की, तो विकल्प नंबर C इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सवाल नंबर 6 की, कह रहा है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु परिपथ के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर परिपथ आपका लघु हुआ, छोटा होगा, तो धारा का मान बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि लघु परिपथ में होता क्या है, लघु परिपथ में जो उसकी लेंथ होती है, लेंथ उसकी छोटी हो जाती है। तो उस केस में देखा जाएगा तो लेंथ अगर छोटी हो गई तो उस केस में R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, किसी भी कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर लेंथ अगर कम हो गई तो उस केस में R कम हो जाएगा, तो उस केस में करंट आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो उस केस में अगर हम कहें धारा का मान, तो धारा का मान 6th विकल्प में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, अर्थात विकल्प नंबर C आपका सही हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए आसपास आप लोग देखा भी होगा, करंट को हम लोग शादी विवाह वगैरह में लाइट चली जाती है तो हम लोग जनरेटर का यूज कर लेते हैं। तो सिंपल सा पहला विकल्प इसमें ए ही हो जाएगा। बाय द वे, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस अब हो चुका है, लेकिन ये पहला विकल्प ए जनित्र ठीक होगा। गैल्वेनोमीटर की काम क्या है? गैल्वेनोमीटर क्या करता है, किसी भी परिपथ में सूक्ष्म धारा को डिटेक्ट करता है या धारा को मापने का काम करता है, सूक्ष्म धारा को। आमीटर का काम क्या है? आमीटर का काम है धारा को नापना। मोटर भी क्या करता है? मोटर आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये तो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी इन विकल्पों के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो गई है। अब हम लोग चलते हैं खंडबा के वर्णनात्मक प्रश्नों में। खंडबा के वर्णनात्मक प्रश्नों में इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। देखो बच्चों, पहला इसमें कह रहा है पहले का पोर्शन कह रहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, ठीक है ना। पहले केस की अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो हम आपको वस्तु पहले एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। अवतल दर्पण आप सभी को पता होगा कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके धंसे वाले भाग पर आपकी पालिश होती है और उभरे वाले भाग पर धंसा वाला भाग परावर्तक तल होता है और उभरे वाले भाग पर पालिश होती है। ये आपका अवतल दर्पण है।
ठीक है ना, और ये मुख्य अक्ष है और ये दर्पण का ध्रुव P और ये फोकस F और ये वक्रता केंद्र C। तो आपसे फर्स्ट केस में इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो वक्रता केंद्र ये और फोकस के बीच यहाँ पे एक वस्तु को हम रख देते हैं, ये वस्तु मान लेते हैं आपकी AB है। अब जो कई नियम आप लोगों ने पढ़े होंगे प्रतिबिंब बनाने के, जो हम पहला नियम यूज कर ले रहे हैं कि अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो दर्पण के फोकस से होकर गुजरती हैं, ये रूल नंबर आपका 1 है, तो फोकस से निकाल देते हैं। सेकेंड केस, एक चूंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए आपके पास 2 किरणें होनी ही चाहिए, तो दूसरा केस हम ले लेते हैं, मन करे फोकस से निकाल दीजिए, मन करे ध्रुव से निकाल करके उतने ही कोण पर आपतित करा दीजिए, उतने ही कोण पर आपतित करा दीजिए। तो इस केस में जो प्रतिबिंब आपका बनेगा, इस केस में जो प्रतिबिंब बनता है आपका कुछ इस तरीके से, वक्रता केंद्र C से दूर, ये आपको जो दूसरी स्थिति है ये उसकी जस्ट अपोजिट है। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि प्रतिबिंब जब C से दूर होता है, सॉरी वस्तु जब C से दूर होता है तो प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है, और इसका जस्ट अपोजिट ये स्थिति नंबर आपकी 4 होगी, जो स्थिति आपको दी है, जब वस्तु C और F के बीच में होगा तो प्रतिबिंब C से दूर बनेगा। तो आपसे 2-3 बातें इसमें कह रहा है। एक बात तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि पहली बात आप इसमें ये लिखिए, ये बताइए कि बने प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, तो अगर हम स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति अगर बात करें तो प्रतिबिंब की स्थिति आपकी बनेगी वक्रता केंद्र C से दूर, वक्रता केंद्र C से दूर। दूसरी बात इसमें जो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है प्रकृति, प्रकृति की बात करें मतलब प्रतिबिंब बनेगा कैसे, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो आपकी प्रकाश किरणें वास्तव में जाके मिल रही हैं, प्रकाश की किरणों को आगे पीछे करके बढ़ाकर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो इसलिए जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वो आपका हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है ना। तो ये पहले का था। दूसरे में क्या करें, खा वाले पोर्शन में आपसे क्या कह रहा है कि इसमें भी किरण आरेख बनाना है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। अगर हम दूसरे वाले पोर्शन की बात करें, दूसरे वाले पोर्शन में आपसे कह रहा है कि जब वस्तु ध्रुव और दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो, तो इस स्थिति में ध्रुव है आपका, ये फोकस F है, ये फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। ध्रुव और फोकस के बीच में हम वस्तु रखेंगे, इससे एक समांतर प्रकाश किरण ले जाएंगे जो कि कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, पहले नियम के अकॉर्डिंग। दूसरे में आपसे कह रहा है एक प्रकाश किरण और ले लेते हैं, इसको निकाल देते हैं ध्रुव से, तो ध्रुव से जितने कोण से आपतित होगी उतने ही कोण से परावर्तित होगी। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि प्रकाश किरणें परावर्तित होने के बाद एक दूसरे से मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, प्रकाश किरणें परावर्तित होने के बाद एक दूसरे से मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये आगे कहीं नहीं मिलने वाली, इनको हम अगर पीछे बढ़ाएं, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी पीछे बढ़ाने पर, उसी बिंदु का आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और चूंकि ये प्रकाश किरणें वास्तव में परावर्तन के पश्चात नहीं मिल रही हैं, प्रकाश किरणों को परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर मिली हैं, इसलिए यहाँ पर आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात इस केस में कहा जाए जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो होगी दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे, ठीक। सेकंड चीज आपसे क्या पूछ रहा है, वास्तविक या आभासी, तो इसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो होगी आभासी व सीधा। तो दो बातें दोनों केसों में पूछ रहा था। एक स्थिति, तो पहली वाली केस में स्थिति जो बनेगी वो वक्रता केंद्र से दूर, और प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा। स्थिति में, इस दूसरे केस में स्थिति की बात कर रहा था, जब वस्तु F और P के बीच हो तो स्थिति होगी दर्पण के पीछे और प्रकृति होगी आपकी आभासी व सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की वर्णनात्मक प्रश्न में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। कोई भी दर्पण हो सकता है, दर्पण के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपसे इतना कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो प्रतिबिंब वस्तु की जो लंबाई दी हुई है, वस्तु की लंबाई जिसको हम लोग O से लिखते हैं, वस्तु की
लंबाई ओ बराबर आपके पास कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सेकंड चीज़ वो आपसे कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता त्रिज्या दे दिया हुआ है दर्पण का, वक्रता त्रिज्या जिसको आर से लिखते हैं, आर इक्वल टू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो अगर एफ निकालेंगे इसका आधा होता है, वो हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक, आगे आपसे कह रहा है कि किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। जो वस्तु दूरी दी हुई है, वस्तु दूरी ये तो आपको दिया है फोकस दूरी, फोकस दूरी। जो दूसरा दिया हुआ है वस्तु दूरी, वो u बराबर आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, आपको पता होगा, 20 सेंटीमीटर। तो इतनी बातें आपको, इतना डाटा आपको सवाल में दे दिया है। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह दे रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। इसका मतलब वस्तु कहीं ना कहीं 30 सेंटीमीटर का वक्रता केंद्र है, तो इसका मतलब 15 सेंटीमीटर की आपकी फोकस दूरी होगी। इसका मतलब जो वस्तु रखी है कहीं ना कहीं फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई है, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से अगर हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण फार्मूला लगाएं, दर्पण फार्मूला, दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f की अगर हम लोग बात करें तो 1/ कितना, 15, और 1/v की अगर हम लोग बात करें, बस प्रतिबिंब दूरी हमको निकालनी है, और फिर प्लस u की बात करें तो 1/20 या 1/20। तो इसको इधर ले आएंगे तो 1/15 और प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। 20 और 15 का एलसीएम अगर हम लोग लें तो 60 हो जाएगा। 60 इसका एलसीएम बराबर करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका 60, ये एलसीएम आ जाएगा इसका 60, और 4 और 3 और अपान 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू अगर हम निकालें, या 1/v इक्वल टू 7/60, या v इक्वल टू 60/7, या इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 7 8 56, और फिर 4 बचेगा, 40 7 बचे 35, और फिर 5 7 7 49। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो लगभग 8.57 प्लस में आया है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो दर्पण के पीछे बनेगा। जो भी दर्पण होगा प्लस में आ रहा है तो दर्पण के पीछे बनेगा, या दर्पण के, ऐसा कह लीजिए, दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर। अतः प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर, अतः प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दाईं ओर इसलिए चूंकि पॉजिटिव में, नेगेटिव में आता तो बाईं ओर। और इसमें दूसरी बात आपसे कह रहा है कि प्रकृति तथा आकार बताइए। तो प्रकृति, चूंकि प्रकृति की अगर हम लोग बात करें तो प्रकृति के लिए आपको आवर्धन निकालना पड़ेगा। तो आवर्धन m इक्वल टू, आवर्धन m इक्वल टू आपका होगा, और दर्पण के लिए आवर्धन m इक्वल टू होता है I/O, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। तो यहाँ से अब लोग हम बात करें तो m इक्वल टू माइनस v की वैल्यू आई है आपकी 60/7। ये ऐसा काम करना है, यहाँ पे पॉइंट वाला मत रखना, इसको रखोगे तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। u की अगर बात करते हैं तो -20। तो m बराबर माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 60/7 × 20, तो हो जाएगा 3, या m बराबर कह लें तो 3/7। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 से छोटा आ रहा है, इसकी वैल्यू जो आवर्धन की आ रही है वो आ रही है 1 से छोटी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आकार में वस्तु से छोटा रहेगा। प्रतिबिंब बनेगा वो आकार में वस्तु से छोटा रहेगा। आवर्धन देख करके हम बता सकते हैं 1 से अगर मान कम हो तो वस्तु से छोटा बन रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तो और दूसरी चीज़ आपसे कह रहा है कि आवर्धन आपका पॉजिटिव में आ रहा है, आवर्धन आपका पॉजिटिव में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है वो आपका बनेगा आभासी। प्रतिबिंब जो बनेगा आपका आभासी बनेगा। सवाल नंबर 3 में आपसे कह रहा है, सवाल नंबर अगर 3 की बात हम लोग करें, सवाल नंबर 3 की बात अगर हम लोग करें
सवाल नंबर 3 में अगर हम लोग चलें, सवाल नंबर 3 में कह रहा है आपसे, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही। प्रति सेकंड मतलब कि अगर टी की बात करें, समय टी की बात करें, तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड दे रहा है। 1 सेकंड में जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो उत्पन्न हो रही है 100 जूल, एच इक्वल टू 100 जूल। प्रतिरोधक और 4 ओम का प्रतिरोध है, जो आर आपका है कितना है, वो 4 ओम दिया हुआ है। प्रतिरोधक तार जो दिया हुआ है आर इक्वल टू 4 ओम। आपसे कह रहा है प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर अगर हम बात करें तो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो I के बारे में हमको कोई जानकारी है नहीं, साल में हमको कुछ पता नहीं, तो I की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। पहले I की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो हीट दिया हुआ, हीट के टर्म में अगर I की मान देखें तो H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। यहाँ से I की वैल्यू निकालें हम लोग तो I की वैल्यू हो जाएगी एच अपान आर टी अंडर रूट टी। ये चीज़ अंडर रूट में आ जाएगी। हीट जो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 जूल, और आर आपको दिया हुआ है कितना, 4 ओम, और टी दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आई का मान आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो आई का मान आ जाएगा आपका 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर उठा करके आप इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, एक्सप्रेशन फर्स्ट में। तो V इक्वल टू आई इंटू आर। आई मीन्स 4, आई मीन्स 5 एम्पियर, और आपका दिया हुआ है, और आर की बात करते हैं, आर आपको दिया हुआ है 4 ओम। तो हो जाएगा 5 हो गए 20 वोल्ट का विभवांतर आपका उत्पन्न होगा। V इक्वल टू 20 वोल्ट। और अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो ये चौथा और चौथे का जो अथवा दिया हुआ है ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो आप लोग इसको चाहो तो अपनी पुरानी किताब से इसको पढ़ भी सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे कल देखा जाएगा।